अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तिरछी निगाहों से देखते जो शख्सियत आपको दिख रहे हैं ये हैं जेडी वेंस। और जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इनकी जो नजर है या जो इनके अंदर की एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की भी है। जैसा कि इन्होंने 2-3 दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि भाई मुझे अगर मौका मिला तो मैं एक अच्छा राष्ट्रपति सिद्ध हो सकता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और मैं उसके काबिल भी हूं। खैर ये सब इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन इनकी एक यात्रा ने, जेडी वेंस की यात्रा ने, जो कि इन्होंने ग्रीनलैंड में की, उस यात्रा के बाद में माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है और अमेरिका की जो कलाई है वो खुल गई है कि इनकी नीति और नीयत में कितना दोगलापन है और किस तरीके से ये दूसरे देशों की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को अपने पैर की जूती के नीचे लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये फेल हो जाते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट शायद होगा नहीं होगा, लेकिन मेक अमेरिका अलोन का नारा दुनिया में वाकई में मजबूती से आगे चल जाएगा। तो क्या हुआ है, सारी बात का डिटेल एनालिसिस करते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो विदाउट एनी डिले इस फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी के साथ हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब कीजिए फॉर ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट, जहां पे हर बात होगी अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड और एक ही मोटो होगा, राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। तो साथियों, जेडी वेंस की यात्रा से जिस देश में हलचल हुई और जिस देश की हलचल से दुनिया में माहौल बना वो है ग्रीनलैंड। मतलब ग्रीनलैंड एक देश नहीं है, ग्रीनलैंड हिस्सा है डेनमार्क का, एक स्वायत्त क्षेत्र है। अब ग्रीनलैंड को आखिर में अमेरिका क्यों मतलब एक तरह से अपना हिस्सा बनाना चाहता, उसको टेक ओवर करना चाहता है? तो ग्रीनलैंड पे जब यह नजर पड़ी तो माहौल तनावपूर्ण होना ही था। और ये आज का इतिहास नहीं है, ये बहुत पहले से इसके लिए ये बोलते आ रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हम ग्रीनलैंड को हमारा हिस्सा बनाना चाहते हैं। इतिहास सारा मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा, पहले इस नक्शे पे आप गौर फरमाएं। साथियों यहां पे आप जो देख रहे हैं ये अलास्का है, यहां पे रशिया आ जाता है। अब अलास्का अमेरिका का ही हिस्सा है, तो अमेरिका ये हुआ, ये हिस्सा कनाडा का है और यहां से बहुत नजदीक में ही आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब यहां पर कुल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 57,000 का डेटा यहां पे निकल के आता, बिकॉज पूरा बर्फ का इलाका है। असल में ग्रीनलैंड की जो स्वायत्तता है उसको देने वाला देश जो है वो डेनमार्क है। मतलब डेनमार्क की संप्रभुता का क्षेत्र आयरलैंड द्वीप है, आप यूं समझ लीजिए। अब यहां पे यूएस की जो गिद्ध दृष्टि है वो पड़ चुकी है ग्रीनलैंड पे। वो चाहता है कि भाई मैं इसको अपना हिस्सा बनाऊं, क्योंकि ये उसकी सुरक्षात्मक नजरिए से उसके लिए बेहतर हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस मैप को, जो कि जनरली हम जिस डायरेक्शन से मैप देखते हैं उसको आप देखिए, लेकिन ग्लोब की जो पोजीशन होगी वो आपको इसकी पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से समझने में मदद कर देगी। अब यहां पर जो सर आप ये देख रहे हैं ये पिटोफिक जो इनका बेस है, मिलिट्री बेस है, ये डेनमार्क के जो ग्रीनलैंड है उसमें इसको इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ग्रीनलैंड में इसको बनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है। इनका ये जो मिलिट्री बेस है सबसे एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है और जेडी वेंस ने यहीं की यात्रा की थी। आपको मैं कुछ इमेज दिखाता हूं जिससे आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल आइडिया लग जाएगा भी किस लेवल पे यहां पे ये काम कर रहे हैं। अब बात ही आती है कि भाई आखिर में ये आर्कटिक रीजन में इन्होंने ग्रीनलैंड को क्यों चुना और आर्कटिक रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। पहले आप थोड़ा ज्योग्राफिकली समझिए आर्कटिक रीजन होता क्या है। आप नॉर्थ पोल के सराउंडिंग हिस्से को आप आर्कटिक क्षेत्र समझिए, जो लगभग ध्रुवीय इलाका है और वहां पे वर्ष पर्यंत हमेशा बर्फ से वो एरिया ढका रहता है। अब मेरे दोस्तों जब हम उसको ग्लोब के हिसाब से देखें, यानी धरती के ऊपरी हिस्से में जाकर के आप अगर फोटो लें तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा। अब यहां पे ट्रंप के लिए यानी अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, गौर से समझिएगा मेरे साथियों। ग्रीनलैंड यहां पर है यानी डेनमार्क का हिस्सा है। अब अलास्का आप यहां देखिए तो रशिया आप यहां देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्कटिक रीजन से रशिया को टैकल करना यानी रशिया के ऊपर स्ट्रेटेजिक पावर बिल्ड करना वो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो रही है कि यहां पे कनाडा आता है, आपको पता होगा, इसकी बात भी मैं करूंगा। कनाडा को ये उन्होंने ऑफर किया था कि भाई आपको यदि गोल्डन डोम यानी जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का उसका हिस्सा बनना है तो आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए, अदरवाइज आपको एक अप्रॉक्स 61 बिलियन यूएसडी को पे करिए यदि आपको वो बनना है। तो कुल मिला के कनाडा को भी अपने मिलाने का प्रयास था। तो उनकी कोशिश ये है कि इस रूप में यदि कनाडा, यहां पे अलास्का इनका है ही, तो रशिया और आर्कटिक रीजन के अंदर ही अपने डोमिनेंस को बिल्ड कर लेगा, क्योंकि रशिया का काफी स्ट्रेटेजिक होल्ड अप इस आर्कटिक रीजन में है। और एक पॉइंट और बताता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से पिघलती हुई बर्फ में भी इन्होंने अवसर तलाश लिए, क्योंकि दुनिया के लिए जो आपदा है वो आपदा को ये अवसर में बदलना चाहते हैं। वो कैसे?
कि यदि ये इलाका इनके कब्जे में आता है तो पिघलती हुई बर्फ से नए ट्रेड रूट्स डेवलप होंगे जो यूरोप तक इनकी पहुंच को बहुत सीधा, सरल और आसान बना देंगे। आप इस बात को समझ रहे हैं कि धरती का जो जियोड शेप होता है, तो जियोड शेप में जो बीच का हिस्सा है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के आसपास का, वो थोड़ा बड़ा है और ध्रुव की तरफ यानी पोलर रीजन से धरती पास सिकुड़ी हुई यानी नजदीक जा रही है। तो ये एरिया बहुत छोटा है, तो वहां के डिस्टेंस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो ये यहां पे ट्रेड रीजन भी है और स्ट्रेटेजिक रीजन भी है, इसलिए ये इसको यहां चाहते हैं। बाकी कुछ और रीजन भी जिनकी बातें मैं आगे आपसे करने वाला हूं। तो जो जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो जब ग्रीनलैंड पहुंचते हैं तो ग्रीनलैंड पहुंचने के बाद माहौल बदला मतलब तनावपूर्ण हो गया। ये साहब गए थे मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में जो इनकी यात्रा हुई थी मार्च 2025 में, वो एक तरह से बिन बुलाए मेहमान की यात्रा थी। आप समझिए, होता है कई बार हम सुनते हैं कि आधिकारिक यात्रा पे आए ऑन ऑफिशियल विजिट, ऐसा कोई ऑफिशियल विजिट था नहीं। तो जब वो वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आलोचना का ये शिकार हुए, बाकी यूरोपीय नेशंस में भी चर्चा हुई। तो साहब उन्होंने उस आलोचना से बचने के लिए अपने कई दिनों की उस यात्रा को एक दिन में लाके समेट दिया कि भाई हम एक दिन की यात्रा करेंगे, और वो अपने जो इनका बेस था जाके इसमें पिटोफिक इस सैन्य अड्डे पर एक दिन का ठहराव तक इसको सीमित कर दिया और चले गए। लेकिन वहां से जो प्रेस ब्रीफिंग इन्होंने जारी करी उसने माहौल को खराब कर दिया। उन्होंने यहां पे कहा, वेंस ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, मतलब ये फूट डालो राज करो की नीति को अपनाने का काम यहां पे किया। वहां के लोगों को कहा कि भाई देखो, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा के लिए जो डेनमार्क है, डेनमार्क इज नॉट डूइंग सफिशिएंट जॉब, आपको यहां पे खतरा है। दूसरी बात, और उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड के लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया। तो नहीं किया का मतलब क्या है? आपके पास कोई दूसरा विकल्प है? दूसरा विकल्प यही है कि अमेरिका के साथ में जुड़ जाइए, आप लोग हमारे पास में आइए। अब यहां पे आपको कुछ गौर करना पड़ेगा, और जयचंदों की वजह से इतिहास साक्षी रहा है कि बड़े बड़े राजा धराशायी हुए हैं। तो यहां पे भी क्या कोई जयचंद छिपे हुए थे? क्योंकि अगर इन्होंने कदम लिया तो बैकग्राउंड में कोई तो इनके पास में इंटेलिजेंस इनपुट होगा, या वहां की जनता कमजोरी कहीं दिखा रही होगी, और वही कमजोरी का शिकार सर अच्छे अच्छे देश हो जाते हैं। भारत भी इसका शिकार रह चुका है, और आपके कमेंट ये बता देंगे कि क्या ऐसी घटनाएं भारत में भी आपने कभी देखी हैं। तो साहब अभी फोकस इस बात पे करिए कि वेंस ने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब थोड़ा सा जब इसको और गहराई में गए, यात्रा मार्च में हो रही है, मार्च के थोड़ा पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने जेडी वेंस को यानी अमेरिका को अवसर दे दिया। मेरे साथियों, कुछ समय पहले जनवरी में एक सर्वे होता है, और वहां पे अप्रोक्स पूरे ही ग्रीनलैंड के अंदर लगभग 57,000 निवासियों में से अप्रोक्स 87% ने यह कहा था कि भाई हमें जो है वो डेनमार्क से आजादी चाहिए। अब डेनमार्क से आजादी की डिमांड हुई, तो जब वो नारे लगते हैं ना, हम क्या चाहते हैं, आजादी, आजादी चाहते हैं, तो पड़ोसी जो होते हैं ना वो बिलबिला जाते हैं सर। यहां पे लालच टकरा गया कि यार वहां पे तो कमजोरी पनप ही रही है। 57,000 में से 87% ये चाह रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का मसीहा वहां पे अवतार लेगा या नहीं लेगा? आप मुझे बताइए। साहब अवतार ले लिया गया। और यहां पे एक बात वो थी, चलो 57,000 में 87% सपोर्ट कर रहे हैं अलग होने का, तो पूरी तरह से काम नहीं बना। आगे क्या थी? लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनने के पक्ष में नहीं थे। अब सारी लड़ाई किस पे थी कि लोग अलग तो होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, बट अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अमेरिका के साथ नहीं आना चाहते। तो सारे प्रयास हो गए सर, सारी कायनात उन्होंने लगा दी कि इन लोगों को अपने पक्ष में करो, कुछ ऐसे काम करो कि लोग हमारे पक्ष में हो जाएं, और वो कहे कि भाई हमारा भला जो है, इस ग्रीनलैंड का भला अमेरिका के साथ जुड़ने में है, ना कि डेनमार्क के साथ में रहने में। अब मेरे दोस्तों, पहले भी सर डिमांड हो चुकी है, पहले भी अमेरिका मांग चुका है कि भाई हमें दे दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। जैसा कि ये लिखा है ना कि आर्कटिक द्वीप बिक्री के लिए नहीं है, और उसके भविष्य के बारे में कोई भी निर्णय इसके अपने लोगों द्वारा लिया जाएगा। ठीक है सर। अब आगे देखो, जेडी वेंस का ये स्टेटमेंट, उसकी जब हम शनाख्त कर रहे, गहराई में गए, तो समझ में आया कि भैया वहां पे ऐसा कुछ हुआ था, तो इनको जगह मिली, स्पेस मिला। अब स्पेस में सर एंटर कौन हो गया? स्पेस में एंटर हो गया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब CIA। जैसे भारत में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे ही इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA ने एंट्री मार दी। अब CIA की एंट्री हुई तो गुप्तचर जो होते हैं, जो इनके एजेंट होते हैं, उन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू हो रहा था, लेकिन सर मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, और 3 लोग इनके पकड़ में आ गए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सीधे सीधे उसकी राजनीतिक टीम से जुड़े हुए थे, और ग्रीनलैंड में गुप्त रूप से सक्रिय थे। पकड़ने का काम PET ने किया। PET जो डेनमार्क की सिक्योरिटी एजेंसी है, जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है, उसने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
और जब उनसे पूछताछ की गई होगी बहुत अलग अलग तरह से, तो साहब बयानात सामने आ गए। अब वहां पे एक्सपोज हो गए डोनाल्ड ट्रंप, ये जो शांति का नोबेल चाहते हैं और दुनिया के अंदर अशांति को पैदा करने की सर कितनी गजब फितरत है, आप सोच के देखिए। ये तीन लोग यहां पकड़ में आए, अब तीन लोगों ने सर अलग अलग काम करने शुरू किए। आपसे निवेदन यह होगा कि एक बार हिंदुस्तान के ऊपर भी गौर फरमाइएगा। क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप इंडिया में भी देखते हैं? कभी कभी ऐसा ऐसा होता है, हमें बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन सर बैकएंड पे सर खिलाड़ी कहीं और होते हैं। देखो सर, पहला व्यक्ति जो था ना, वो क्या करता था, स्थानीय नेता, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं की सूची यानी लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सपोर्टर तैयार करता था, जो कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने के पक्षधर हो सकते थे। कहने का मतलब कि वो वहां के ऐसे लोगों को तैयार करने का प्रयास करता था कि कल को जब हम ये मुद्दा छेड़ें, बड़े लेवल पे अमेरिका उसमें इंटरफेयर करना शुरू करे, तो एक रेडीमेड सपोर्टर जो है वो तैयार हो, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रोड पे आ जाएं। एक आदमी का काम तो था ये। दूसरा व्यक्ति ग्रीनलैंडिक नेताओं और राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहा था, कहता था भैया आपको निवेश मिलेगा, स्थानीय लोगों से इनके ऊपर बातचीत करता था। तो कुल मिलाकर के वो ये बताने की कोशिश करता था, नेताओं में एक लॉबिंग कर रहा था कि आपका भला डेनमार्क के साथ में नहीं है, आपका भला अमेरिका के साथ में, उसके साथ आओगे तो मिलिट्री की सहायता भी देंगे, आर्थिक सहायता भी देंगे, तुम्हारा भविष्य सिक्योर है। तो कुल मिलाकर के लॉबिंग यहां चल रही थी। और जो तीसरा था वो बेसिकली एंटी गवर्नमेंट जो सेंटिमेंट्स थे उनको सोशल मीडिया और पब्लिक के अंदर बढ़ाने के प्रयास कर रहा था। कैसे सर? सोशल नेटवर्किंग और लोकल कैंपेन के जरिए जनता के बीच प्रचार फैलाया गया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड का शोषण कर रहा है और अमेरिका ही असली विकास करवा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रोपेगेंडा और दिमागी इन्फ्लुएंस कैंपेन यहां पे चलाया जा रहा था। तो आप देखिए, आम जनता को अपने फेवर में करने का काम, जो व्यापारियों को, जो आपकी आर्थिक रीढ़ होते हैं, उनको अपने पक्ष में करने का काम, और राजनेताओं में लॉबिंग करके, तो तीन दिशाओं से काम चल रहा था। तीन लोग एक्सपोज हो गए, पकड़ में आ गए। तो कुल मिलाकर के स्थिति वहां पे डिरेल करने की थी। मुद्दा कब शुरू हुआ? जब वहां पे यह निकल के आया कि भाई हमें डेनमार्क से अलग होना है, तो इतना सा जो सर स्पेस होता है ना, तो वो एक नींव के अंदर छोटा सा दूरी, गैप, गलती, गड़बड़, ऊपर बहुत बड़ा एक जो होता है ना सर गैप क्रिएट कर देता है। वही डेनमार्क के साथ में होता हुआ यहां दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के साहब इनकी कलाई तो खुली, इनका वास्तविक रूप जो है वो ग्रिंगो अंकल का हमारे सामने आ गया। अब ग्रिंगो अंकल को लगता था कि बड़े स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस सर कुछ नहीं है, इनके सारे कदम जैसे एक्सपोज हो रहे हैं, ये मेक अमेरिका अलोन की तरफ ये हर दिन कदम बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा सर गौर करिए तो सर दाल में तड़का अब लगेगा। गौर करिएगा, नाटो जिसके पीछे उछलता है, या अमेरिका जिस नाटो को ये कहता है कि भाई हम सब एक हैं, एक पे हमला, सब पे हमला, हम तो जिगरी यार भाई भाई, थोड़ा सा नोटिस करो सर। यूक्रेन मरे जा रहा है कि मैं नाटो का हिस्सा होना चाहता हूं, रशिया से लड़ाई इसीलिए हुई। यूक्रेन को ठेंगा दिखा दिया कि भैया तुम्हारी एंट्री नहीं होगी यूक्रेन में, अब नाटो में यूक्रेन की एंट्री अब नहीं है। तो सर धोखा हुआ इसके साथ। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया यूक्रेन के मामले में हमसे बिना पूछे हमारे एरिया को यूज करते हो, हम अब यहां से एरिया में आपको एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है, यूएसए है, मिलकर सारे निर्णय लेते हैं, हमसे कुछ पूछता नहीं। तो पोलैंड इस युद्ध से दुखी हो चुका है। दूसरी बात, एक और पॉइंट देखिए, रशिया से जो ऑयल की सप्लाई हंगरी में और स्लोवाकिया में आ रही थी, उस पाइपलाइन के ऊपर, ड्रूजबे पाइपलाइन के ऊपर हमला किया यूक्रेन ने। चीखे कौन? स्लोवाकिया और हंगरी। तो सर एक बात बताइए, नाटो नेशन के नाम पे तो आप एकता दिखाते हो, आप ये कहते हो कि भाई रशिया से ऑयल नहीं खरीदना क्योंकि रशिया के उसी पैसे से ये यूक्रेन पे हमला करता है, तो इनको क्या फ्री में दे रहा था? तो यहां पे भी सर इनकी चोरी पकड़ में आई। कोई बात नहीं, ये भी नाटो नेशन है। इसके साथ में सर टर्की ये राग अलाप चुका है कि भैया मुझे ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए। ब्रिक्स वो जिसको वो फूटी आंख जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देख सकते, तो कमजोरी यहां पकड़ में आ रही है। फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो सबमरीन्स दी गई थी, जो यूके ऑस्ट्रेलिया ऑकस के नाम से जो संगठन बनाया, उसके ये खिलाफ था। फ्रांस भाई साहब बोलता है हमें यार, मतलब फ्रांस कोई बहुत सुखी नहीं है, बहुत खुश नहीं है इन सब चीजों से, ठीक है, क्योंकि इसीलिए अमेरिका से अगर वो खुश होता तो इजराइल के फेवर में खड़ा होता, इजराइल के अगेंस्ट में चला गया। तीसरी बात, उसके पड़ोसी देश है कनाडा बेचारा वैसे दुखी है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे करीबी हैं उन्हीं पे सबसे ज्यादा चोट मारने का काम। और रही बात डेनमार्क की, तो सर डेनमार्क भी नाटो नेशन है, तो सर ये अपने सगों के सगे नहीं है, तो परायों को सगा बना के क्या सगा बना दिखा देंगे, सोचने वाली बात है। तो डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, टर्की, इधर कनाडा, आप सर सोचिए किस हद तक यहां पे ये जाएंगे। और नॉर्वे बेचारा इसलिए दबाव में पड़ा है कि इसको शांति का नोबेल ना दिया तो यहां क्या हो जाएगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं बात?
तो कुल मिलाकर के इन्होंने सबको ठगा, अपने अपनों को ठगा। ठीक है, अब यहां पे कनाडा का आपको पता ही है, कनाडा को इन्होंने कह दिया था भाई 51वां स्टेट बनो, हमें जो सिक्योरिटी चाहिए तो या तो आप 51वां राज्य बन जाएगा तो 61 बिलियन दे दो। तो यार किसी देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी क्या इतनी सस्ती है कि आप पैसों में खरीदना चाहते हो? इसलिए बार बार बोलते हैं, हमने हमारे मंच का यूज इसलिए बार बार किया, एक अवेयरनेस के रूप में, लोगों को मालूम चले भाई कि हम यदि ब्रिक्स को मजबूत करते हैं, हमारे संबंध चाइना और रशिया से अच्छे होते हैं, अमेरिका से निर्भरता देखिए हम नहीं घटाते, कंफर्म नहीं घटाते, हमारी दूरी अमेरिका से नहीं बढ़ती, संबंध और ज्यादा गहरे होते यदि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो जिस दिन वो आता उस दिन इतना गहरा झटका लगता कि हम सोच नहीं सकते थे। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। अब भारत यहां पे संभला है, तो इनके रूप देखो सर, किस किस ढंग से ये बिहेव करते हैं। तो कुल मिलाकर के खबर ये चली थी कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके दिमाग में 3 इलाके हैं जिनको अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है। एक ग्रीनलैंड, जिसकी बात आप मेरे साथ सुन रहे हैं, एक कनाडा जिसके ऊपर हम पहले पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं, एक है सर पनामा नहर, पनामा कैनाल। तो ये 3 इलाके, कभी पनामा कैनाल के ऊपर भी चर्चा आएगी तो आपसे बात करेंगे। तो आखिर में कुल मिला के ये जो चीजें ये चाह रहा है, तो अमेरिका का इतिहास क्या कहता है? जो अमेरिका का नक्शा आज आप देखते हो, क्या ये शुरू से ऐसा ही है या वाकई में ये हरकतें पहली बार हो रही है? अमेरिका पहले भी कर चुका है। तो सर इस बात की जवाब ये है कि अमेरिका ऐसा बहुत बार पहले कर चुका है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहले डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड और डेनमार्क की इस इतिहास को एक बार समझने का प्रयास करिए। मेरे साथियों, मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा द्वीप है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। अब पॉइंट यह है कि 1979 में होम रूल और 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट से उसको बड़ी ऑटोनॉमी मिली, स्वायत्तता मिली, उसका अपना पार्लियामेंट है, अपनी गवर्नमेंट है और इंटरनल मैटर्स उसको दिए गए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और विदेशी संबंध, ये सब चीजें डेनमार्क की सरकार इसको संभालती है। ठीक है सर, इसको अपना बनाने का प्रयास, ये जो आप देख रहे हैं हेनरी ट्रूमैन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन सिद्धांत इनका बड़ा पॉपुलर है, फॉरेन पॉलिसी में पढ़ते हैं। 1946 में ऑफर किया था कि भैया 100 मिलियन में ले लो, और ये 100 मिलियन भी गोल्ड में देने वाले थे कि आपको डॉलर नहीं चाहिए, मत लो, 100 मिलियन यूएसडी की इक्विवेलेंट आप गोल्ड हमसे ले लो और हमें आप डेनमार्क को दे दो। उस टाइम मना कर दिया। 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने, यानी इनके पूर्व पहले कार्यकाल में, फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई और डेनमार्क ने इसको एब्सोल्यूट यानी बेतुका कहकर खारिज कर दिया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हेनरी ट्रूमैन साहब है। तो कुल मिलाकर नजर तो पहले से थी। अब ये जो नक्शा है, मैं चाहता हूं इसको आप थोड़ा अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करके देखें। ये जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स इन 1783, यानी ये जो लाइट येलो कलर का एरिया है, ये वास्तविक वो है जो मूल रूप में अमेरिका का हुआ करता था, प्रथम अमेरिका। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अब आप ये जो एरिया देख रहे हैं जो थोड़ा सा डार्क येलो है, ये सर 1842 की ट्रीटी हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, उसको इनको उनसे मिला। उसके बाद में सर 1783, 1803, 1819, 1881, 1842, 1845 डिफरेंट टाइम पे अमेरिका के ये हिस्से जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, एरिया जुड़ता गया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, खरीद करके बहुत चीजों को खरीदा है, संधि की है, दबाव दिया है। अलास्का को पता ही है आपको, अंतिम रूप से खरीदा ही था और कौड़ियों के भाव में रशिया से खरीदा था। तो साहब ये पूरा इतिहास इनका रहा। तो इसका मतलब हम ये अच्छे से समझें कि अमेरिका की जो वर्तमान जो क्षेत्र है वो आजादी के दिन से नहीं है, धीरे धीरे बड़ा है। अब ये इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण क्यों है, तो रशिया वाला फैक्टर तो आपको पता ही है, प्लस यहां से ट्रेड ये शुरू कर देंगे, बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तो मैंने कहा आपदा को अवसर में ये बदलना चाहते हैं, जो कि घातक काम है। अलास्का इनके पास है, कनाडा पे नजर इनकी थी। तो अब कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको समझ के आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। एक शब्द काफी है उसको समझाने के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए सर। यहां पर ग्रीनलैंड में तेल, बस तो सर तेल होगा तो फिसल गए डोनाल्ड ट्रंप, इससे क्या चाहिए। गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार है मेरे दोस्तों, ये बहुत मिनरल रिच इलाका है। अब सर लालच हो और अमेरिका वहां ना खड़ा हो, क्या ये पॉसिबल है? जहां पे इनको स्वार्थ हो और अमेरिका उसकी पूर्ति ना करे, क्या ये पॉसिबल है सर? थोड़ा सोचिए। दूसरी चीज, रूस और चीन की गतिविधियों पे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक के रीजन में नजर रख सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के उसका लालच है। मेन है वहां के रिसोर्सेज, यहां पे यूरेनियम भी है, यहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहां पे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है।
तो कुल मिलाकर के इस मिनरल रिच इलाके को ये एक्सप्लॉइट करना चाहता है और फिर ये दबाव क्या देंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलपिंग नेशंस को कार्बन कंट्रोल करना चाहिए, फिर ये कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी लाएंगे, फिर ये एमिशन कंट्रोल करो। तो खैर भारत जैसे देश तो विरोध करते हैं इनका, लेकिन कुल मिलाकर इनकी पॉलिसी सर ऐसी है, दोगलापन का फुल भर भर के यहां पे भरा पड़ा है। अब सर बात आती है रशिया की। पॉइंट तो ट्विस्ट यहीं से क्रिएट होगा कि जो इतनी बातें हो रही है उस आर्कटिक रीजन में एक बड़ा प्लेयर रशिया ऑलरेडी मौजूद है, तो रशिया की क्या यहां पॉलिसी होगी, रशिया क्या कह रहा है? आपको जान के हैरत होगी सर, जिस समय पे सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उस समय आकर के आपको पता होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान इन्होंने यूक्रेन की आलोचना की थी और रशिया की तारीफ की थी। यूक्रेन भी परेशान था, यूरोप भी परेशान था, तो उस समय पे रशिया को लगा कि भाई ये ऐसा मीठा मीठा बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। उस समय पे जब पूछा गया व्लादिमीर पुतिन से, उस समय कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, जब अमेरिका तारीफ कर रहा है, अमेरिका साथ खड़ा है, ट्रंप अच्छा बोल रहे पुतिन के लिए, तब पूछा गया कि भाई ये डेनमार्क को कब्जा करना चाहते हैं, डेनमार्क को अपने मिलाना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? तो यहां पर ट्रंप के फेवर में पुतिन बोल गए थे और कहा था कि भैया ये देखो, डेनमार्क जाने, ग्रीनलैंड जाने और अमेरिका जाने, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है, हम अपने आप को सक्षम करके चलने वाले, हमें वो जाने, उनका काम जाने। तो इस बात से पूरी दुनिया में हलचल मची थी। तो आज की स्थितियां सर बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद में टैरिफ वॉर का दौर शुरू होता है, सैंक्शंस का दौर शुरू होता है, और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि हर दिन ट्रंप के स्टेटमेंट्स पलटते गए। तो जब ट्रंप के स्टेटमेंट पलटेंगे तो सर एक्शन का रिएक्शन भी तो चेंज होगा। तो आज की डेट में यदि कुछ ऐसा होता है, निश्चित रूप से रशिया इसको अपोज करेगा। पुरानी जो स्टेटमेंट थे वो उस कॉन्टेक्स्ट में थे, आज जो सिचुएशन बदली है उसमें आर्कटिक रीजन में किसी भी कंडीशन में रशिया उसको इंटरफेयर नहीं करने देगा, और उस देश के साथ में नहीं करने देगा जो अफगान युद्ध में भी अमेरिका के साथ खड़ा रहा, नाटो में एक अच्छा उसका अलाई है। तो सर यहां पे तो ठगने की आदत है तो जाती नहीं सर, वो चोर सर घर में भी चोरी करेगा, वो कहीं को चोरी करेगा। तो कुल मिला के स्थिति क्लियर समझिएगा। बहुत जगह ये बात होगी कि भी पुतिन ने इसका सपोर्ट क्यों किया, सपोर्ट किया कंडीशनल। अब चीजें पलट चुकी है, अमेरिका भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हो सकता था कि अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन क्या अब करेगा? अब नहीं करेगा। इसलिए यूक्रेन वाला जो वॉर है वो इनसे निपटा नहीं, वो इनसे सुलझा नहीं। दुनिया के ऊपर राजशाही करने की इनकी आदत, और दुनिया के ऊपर राजशाही किस कीमत पे? दुनिया पे एक तरह से आप समझिए कि किसी को बर्बाद करके खुद को आबाद करने का, दुनिया के ऊपर एक तरह से अंधा गंदा राज करने का फिलॉसफी रही है। मैं लगभग मेरे हर वीडियोस में, बहुत सारे दर्शक वो वीडियो देख चुके हैं, बार बार बोलता हूं ये वीडियो जरूर देखो। 20 देशों की कहानी है, आपको बड़ा मजा आएगा, और हर एक चीज बहुत अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन करी है कि अमेरिका ने कब कब किस देश के साथ में चीटिंग करी और धोखा दिया। धोखा इनका इतिहास है, धोखा इनकी फितरत है, इनके डीएनए के अंदर धोखा भरा हुआ है। तो साहब अमेरिका इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन है कि वो ये मानते हैं कि दुनिया मेरी पैर के नीचे, यूएन के पर्दे के पीछे खिलाड़ी हम ही हैं। अरे भाई यूएन, ये तो बात सच है। अगर यूएन के पीछे ट्रंप नहीं हो, या यूएन अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी कहता है, तो दुनिया में कितनी जगह बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां पे यूएस का रोल था। यूएन ने कितनी बार अपना गला खोला सर? नहीं खोला। ये सारी एजेंसीज को फंडिंग यूएस की है, ये सारी एजेंसीज मेनली यूएस के एजेंडे पे काम करती है। इसके भी एक नहीं कई प्रमाण दिखेंगे, चाहे फिर वो आईएईए के देख लीजिए, ये वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज हो गई। उनके जो आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर फोर्डो जो इनकी साइट थी वो हुआ करती थी, उसके ऊपर बमबारी कर दी। कुछ यूएन ने कुछ किया? नहीं किया। तो कुल मिलाकर के उसको कंट्रोल रखते हैं, लेकिन इतने समझदार हैं कि इन्होंने तबाही सर खुद के ही देश में की। उड़ान भर रहे हैं, लेकिन तोड़ ये खुद के देश को रहे हैं, कमजोर खुद के देश को कर रहे हैं, जो कि दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने इस बात को अवेयर कर दिया है। अब अवेयरनेस होगी ना सर, तो बाकी देश भी धीरे धीरे अपनी फाइल को फोल्ड करना शुरू करेंगे। बहते हुए मकान के नीचे सर आदमी भीगना पसंद करेगा, उस मकान के नीचे अपनी जान नहीं गंवाएगा। तो दुनिया धीरे धीरे इससे बाहर निकलेगी, और अमेरिका की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है आज की डेट में। डोनाल्ड ट्रंप के हालात ये हैं अमेरिका में कि दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका की जनता का उसके खिलाफ हो चुका है। दुनिया के तो देश है ही, अमेरिका की जनता भी इसके खिलाफ है। इवन रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ हो चुके हैं, जो इनकी खुद की पार्टी है। तो मेरे साथियों, ये सारी सिचुएशन हमने आपके सामने रखी। एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी हौसला अफजाई का इंतजार रहता है, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और जो मैंने आपसे कहा था कि वो जो 3 जासूस आपने देखे, उनकी एक्टिविटीज देखी, उसके कौन से सिग्नल आपको इंडिया के अंदर दिखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि भारत में भी कई बार बहुत से ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट होते हुए दिखते हैं, जिससे लगता है कि देश को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है?
और भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश होती है, तो वो जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट अवेयरनेस का काम करेगा, बिकॉज सब लोग सब कमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट आप जरूर दीजिएगा। सो कल फिर मिलूंगा आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।